वेलकम टू यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्जाम, जहां हम आपको यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराते। जरा सोचिए, अगर किसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र किसी शहर का मुख्य उत्पाद याद रखने के लिए बचपन में चमड़े की बेल्ट से पड़ी मार को याद कर रहे हों, तो ये कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब क्या सच में मार खाने की याद से किसी राज्य का भूगोल और अर्थव्यवस्था सीखी जा सकती है? सुनने में अजीब है, लेकिन हाँ, है ना? तो आज हम बिल्कुल इसी तरह की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का विषय है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे ओडीओपी भी कहा जाता है। जी, ओडीओपी। और मजे की बात यह है कि हमारा मुख्य स्रोत कोई बोरिंग सा सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस या लेखपाल की तैयारी कराने वाले एक यूट्यूब चैनल का ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि बहुत ही कमाल का स्रोत है। एकदम। ये स्रोत हमें दिखाता है कि लाखों छात्र इन जिलों और उनके उत्पादों को याद रखने के लिए कैसे जुगाड़, मेरा मतलब है बेतुकी और मजाकिया ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच कहूं तो यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये ट्रिक सिर्फ रटने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम इन पर थोड़ा गहराई से विचार करें तो ये ट्रिक्स किसी क्षेत्र की संस्कृति, उसके भूगोल, वहां के इतिहास और शायद मनोविज्ञान को भी जोड़ती हैं। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को एक साथ जोड़ देती हैं। मतलब ओडीओपी योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय कलाओं और पारंपरिक उद्योगों को बचाना है, लेकिन उन उद्योगों को याद रखने का जो तरीका छात्रों ने निकाला है वो मनोविज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। तो चलो इसे समझते हैं, कैसे पढ़ाई की ये अजीबोगरीब ट्रिक्स असल में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग को डिकोड करती हैं। और मैं सोच रही थी कि इस यात्रा की शुरुआत खाने पीने की चीजों से करना सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, खाने से बेहतर क्या हो सकता है ना? क्योंकि जब बात याददाश्त की आती है तो स्वाद और खुशबू का असर दिमाग पर बहुत गहरा होता है। स्रोत में भी सबसे पहला जिक्र सिद्धार्थ नगर का है और इसका उत्पाद है काला नमक चावल। ओह, ये कोई साधारण चावल नहीं है। इसे भगवान बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। अच्छा, महाप्रसाद? जी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज और बहुत ही अलग तरह की सुगंध है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरह का भौगोलिक कॉपीराइट होता है। इसका मतलब है कि ये खास चावल अपनी असली खुशबू और स्वाद के साथ सिर्फ इसी इलाके की मिट्टी और आबोहवा में उगेगा। मतलब कोई और राज्य या जिला इसकी नकल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। और इसे याद रखने के लिए छात्रों ने क्या जुगाड़ निकाला है वो देखिए। वो इसे ऐसे याद रखते हैं कि सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध के बचपन का नाम बहुत सादा भोजन करते थे, जैसे सिर्फ काला नमक और चावल। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, एक बहुत ही शांत करने वाली छवि है। ये ट्रिक सिर्फ नाम याद नहीं कराती, बल्कि उस उत्पाद की सांस्कृतिक गहराई, उसकी ऐतिहासिक सादगी और सिद्धार्थ नगर की पहचान को भी समेट लेती है। सही कहा। और इसी के ठीक विपरीत अगर हम प्रतापगढ़ जिले की बात करें, जिसका उत्पाद आंवला है, तो वहां ट्रिक बहुत तार्किक और थोड़ी आक्रामक है। आक्रामक? वो कैसे? मतलब ट्रिक ये है कि महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली थे और ताकत के लिए विटामिन सी चाहिए होता है, जो आंवले में कूट कूट कर भरा है। अरे वाह! यहां दिमाग ने क्या किया, एक स्थापित ऐतिहासिक तथ्य यानी महाराणा प्रताप के शौर्य को विज्ञान के एक तथ्य यानी विटामिन सी के साथ जोड़ दिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज्यादा हैरानी गोंडा और बलरामपुर के उदाहरण ने की। इन दोनों ही जिलों का उत्पाद बिल्कुल एक ही है, दाल। दाल। लेकिन इन दोनों को याद रखने की जो ट्रिक्स हैं वे जमीन आसमान जितनी अलग है। गोंडा जिले के लिए एक बहुत ही नाटकीय और फिल्मी ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक है कि गुंडे धमकी देते हैं, तेरी दाल रोटी नहीं चलने दूंगा। गुंडे और गोंडा। हाँ। और दूसरी तरफ बलरामपुर के लिए ट्रिक है कि बलराम में बहुत बल है, इसलिए वो ताकत के लिए दाल पीते हैं। मतलब एक ही चीज है, पर तरीके एकदम अलग। यहाँ मनोविज्ञान बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। हमारा दिमाग एक ही जानकारी यानी दाल को अलग अलग नजरिए से इनकोड कर रहा है। वो कैसे? गोंडा के मामले में ये डर या एक नकारात्मक छवि के जरिए याद रखा जा रहा है, और बलरामपुर के मामले में ताकत या एक सकारात्मक छवि के जरिए।
डर और ताकत, ये दोनों ही इंसानी विकास में बहुत प्राथमिक भावनाएं हैं। मतलब प्रिमिटिव इमोशंस है। बिल्कुल, इसलिए दिमाग इन्हें बहुत जल्दी पकड़ता है। और फिर आता है कौशाम्बी, जिसका उत्पाद है केला। इसकी ट्रिक सुन के तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। क्या है ट्रिक? ट्रिक है कोसा, क्योंकि मैंने उसका केला खा लिया। अच्छा। मतलब एक तरफ सिद्धार्थनगर की इतनी गहरी सांस्कृतिक कहानी और दूसरी तरफ कौशाम्बी की एकदम बचकानी ट्रिक। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या बात? कोशा से मुझे केला तो याद आ गया, पर कौशाम्बी की केले की खासियत क्या है ये तो मैं नहीं जान पाई। मतलब क्या ये ट्रिक्स असल में कोई ज्ञान दे रही हैं या हम सिर्फ रोबोट की तरह एक परीक्षा पास करने का रट्टा मार रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ज्ञान और रटने के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है, लेकिन यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये ट्रिक्स दिमाग में एक एंट्री पॉइंट या दरवाजा बनाने का काम करती हैं। अच्छा, एंट्री पॉइंट। हाँ, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट या आइसोलेशन इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग रोजमर्रा के लाखों सामान्य बातों को एक फिल्टर लगाकर हटा देता है, इग्नोर कर देता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई चीज बाकी सबसे अलग, बहुत ही अजीब या बचकानी होती है तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। कौशाम्बी की ट्रिक में जो बेतुकापन है वो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना देता है। तो एक बार वो दरवाजा खुल गया और तथ्य याद हो गया तो बाद में उसकी खासियत याद रखना आसान हो जाता है। एकदम सही। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब स्वाद और याददाश्त का ये मनोविज्ञान हमें बता रहा है कि कहानी कैसे भी हो, बस वो दिमाग को चौंकाने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, अब अगर हम दिमाग के स्वाद वाले हिस्से से आगे बढ़कर दृश्य और स्पर्श यानी देखी और छुई जाने वाली चीजों की तरफ बढ़ें तो चर्चा पहनावे और कपड़ों की तरफ मुड़ती है। उत्तर प्रदेश के धागों में पूरा का पूरा इतिहास बुना हुआ है। और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे कुछ उत्पाद अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण इतने मशहूर हैं कि वो खुद एक ब्रांड है। जबकि कुछ एकदम नीरस और सामान्य उत्पादों को याद रखने के लिए दिमाग को कहानी और ब्रांडिंग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे नवाबों का शहर लखनऊ का ही उदाहरण लें, वहां का उत्पाद है चिकनकारी। इसकी ट्रिक भी एकदम नवाबी है। जिसका लक अच्छा है वो चिकनकारी पहनेगा। ये कला कोई आज की नहीं है, ये मूल रूप से फारस से आई और मुगलों के समय में फली फूली। मैंने स्रोत में पढ़ा कि इसके कारीगर घंटों तक एक ही कपड़े पर अपनी आंखें गड़ाए सुई धागे से जादू करते रहते हैं। ये बहुत ही मेहनत का काम है। ये उनकी मेहनत और उस कला की बारीकी को दर्शाता है। और वहीं दूसरी तरफ वाराणसी है। अरे, बनारसी साड़ी। जी, जिसकी बनारसी रेशम साड़ी इतनी विश्व प्रसिद्ध है कि स्रोत के अनुसार छात्रों को इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। वो अपने आप में एक स्थापित पहचान है। दिमाग को उसे याद रखने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब उत्पादों के नाम बहुत ही नीरस, किताबी और आम होते हैं। जैसे हथकरघा या वस्त्रोत्पाद। इनको याद रखना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इनमें कोई चमक नहीं है। जैसे हरदोई का उत्पाद है हथकरघा, तो इसकी ट्रिक बनाई गई है हर कोई हाथ का बना कपड़ा पहनना चाहता है। बिल्कुल, हर कोई से हरदोई। हाँ, और इटावा और बाराबंकी का उदाहरण तो इसका सबसे सटीक विश्लेषण है। इन दोनों जिलों का उत्पाद वस्त्र उत्पाद या टेक्सटाइल है। ये इतना बोरिंग शब्द है कि कोई भी इसे भूल जाए। एकदम। और इसीलिए इटावा के लिए ट्रिक बनाई गई कि ईंट से घर बनता है पर तन ढकने के लिए तो वस्त्र ही चाहिए। ईंट और इटावा। हाँ, और बाराबंकी की ट्रिक है कि बहुत सारे वस्त्र खरीद लिए, इसलिए दुकानदार के पैसे बड़ा बाकी रह गए, मतलब बाराबंकी रह गए। अगर हम इसे आधुनिक दुनिया से जोड़ें तो हमारा दिमाग एक बहुत ही भरे हुए ईमेल इनबॉक्स की तरह काम करता है। अच्छा, वो कैसे? वस्त्र उत्पाद जैसा नीरस शब्द एक स्पैम ईमेल की तरह है जिसे दिमाग देखते ही बिना खुले डिलीट कर देता है। बिल्कुल। लेकिन ईंट से घर बनता है पर वस्त्र जरूरी है, ये एक ऐसा ईमेल है जिसका सब्जेक्ट लाइन लाल रंग में चमक रहा है। ओहो। विज्ञापन एजेंसियां भी तो यही करती हैं। वो एक साधारण सी वस्तु जैसे नहाने के साबुन को एक कहानी के जरिए खास बना देती हैं। ये ट्रिक्स उस अमूर्त और नीरस शब्द में कहानी डालकर उसे दिमाग के इनबॉक्स में वीआईपी का दर्जा दिला देती हैं। ये तो बहुत ही शानदार उपमा दी आपने। और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम कपड़ों की बुनाई से आगे बढ़कर उन शिल्पों की ओर मुड़ते हैं जिनमें सामग्री की गहरी समझ, विज्ञान और सदियों पुरानी तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। जैसे अमरोहा का वाद्ययंत्र। हाँ, खासकर वहां की ढोलक। अमरोहा की ट्रिक बहुत ही काव्यात्मक है।
ऐसी ढोलक बजाई की कलाकार अमर हो गया। अमर से अमरोहा। जी, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान और तकनीक है वो बहुत गहरी है। वो कैसे? अमरोहा में ये ढोलकें आम, शीशम और सागौन की लकड़ी के खोखले टुकड़ों से बनती हैं। हर लकड़ी के घनत्व के हिसाब से उसकी अपनी एक अलग गूंज होती है। बाप रे, मतलब ये सिर्फ कुछ लकड़ियों को जोड़ने या ठोकने पीटने का काम नहीं है, ये ध्वनि और प्रकृति के बीच का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल। और कासगंज की जरी जरदोजी का काम देखिए। ट्रिक है, इसे कस के पकड़ो वरना जरी खराब हो जाएगी। ये ट्रिक पूरी तरह से काम की व्यावहारिकता और कारीगरों की चेतावनी से जुड़ी है। मतलब? जरी जरदोजी का काम इतना नाजुक होता है कि सुई के जरा से गलत दबाव या लापरवाही से पूरा रेशमी कपड़ा खराब हो सकता है। ये ट्रिक उस नजाकत को एक चेतावनी के रूप में सहेज कर रखती है। ओह, और फिर आता है इत्र की राजधानी कन्नौज। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल और अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित है, कान और नोज। नोज यानी नाक। हाँ, जिससे कन्नौज बनता है और इत्र की खुशबू सीधे नोज से जुड़ी है। लेकिन इसकी निर्माण प्रक्रिया सुन के मैं सच में हैरान रह गई। इत्र आज भी सदियों पुरानी देग भपका पद्धति से बनाया जाता है। जी हाँ, ये कोई आधुनिक फैक्ट्री का काम नहीं है। इस प्रक्रिया में तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में, जिन्हें देग कहते हैं, पानी के साथ ताजे फूलों की पंखुड़ियों को घंटों तक धीमी आंच पर उबाला जाता है। बाप रे, घंटों तक? जी, और फिर उसकी भाप को एक बांस के पाइप के जरिए एक दूसरे बर्तन यानी भपका में इकट्ठा किया जाता है, जो पानी के कुंड में रखा होता है। ये वाष्पीकरण की एक बेहद धीमी और जटिल प्रक्रिया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि एक तरफ आधुनिक फैक्ट्रियां हैं जहां सिंथेटिक परफ्यूम मिनटों में हजारों लीटर बन जाते हैं, और दूसरी तरफ 16वीं सदी की ये बेहद जटिल और धीमी मुगल तकनीक है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आज के 21वीं सदी के छात्र जो यूट्यूब मीम्स और शॉर्ट्स की दुनिया में जीते हैं, वे इस प्राचीन तकनीक को कान और नोज जैसे मजाकिया अंग्रेजी शब्दों के लॉजिक से रट रहे हैं। समय का कैसा अजीब टकराव है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे वो अमरोहा में सही लकड़ी की पहचान हो या कन्नौज की ये धीमी वाष्पीकरण प्रक्रिया, ये सिर्फ एक वस्तु का निर्माण नहीं है जी, ये पीढ़ियों से एक हाथ से दूसरे हाथ में गया ज्ञान है। मशीनें मात्रा दे सकती हैं, लेकिन जो बात एक कारीगर के स्पर्श और समय के निवेश में है, वो अद्वितीय है। और शायद यही कारण है कि कुछ शहर खुद में एक मुकम्मल ब्रांड बन गए हैं। स्रोत उन शहरों की भी बात करता है जिनकी पहचान ही उनका उत्पाद बन चुका है। जैसे अलीगढ़ का ताला। हाँ, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल और फिर फिरोजाबाद की चूड़ियां, जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। मुरादाबाद के लिए एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी छाप छोड़ने वाली ट्रिक स्रोत में बताई गई है। क्या है वो? मुरादाबाद को मुर्दा से जोड़कर कहा गया है कि पारंपरिक मान्यता है कि अगर पीतल के बर्तन में खाना नहीं खाओगे तो मुर्दा हो जाओगे। बाप रे, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। लेकिन ये स्वास्थ्य संबंधी पारंपरिक मान्यता पर आधारित है। अब कुछ ऐसी ट्रिक्स भी हैं जो पूरी तरह से अमूर्त भावनाओं और नाटकीय छवियों पर टिकी हैं। जैसे महोबा का गौरा पत्थर, जो एक बहुत मुलायम पत्थर होता है जिस पर नक्काशी की जाती है। इसकी ट्रिक है कि मोहब्बत में इंसान का दिल पत्थर का हो जाता है। वाह, ये एक अमूर्त भावना यानी मोहब्बत और दिल टूटने को एक ठोस वस्तु यानी पत्थर से जोड़ने का एक बहुत ही काव्यात्मक तरीका है ना? और गाजीपुर के जूट वॉल हैंगिंग को याद रखने की ट्रिक देखिए। गाजी यानी एक जज ने जूट की रस्सी से मुजरिम को लटकाने या फांसी देने का फैसला सुनाया। काफी डार्क है। हाँ, हमीरपुर के जूतों के लिए ट्रिक है कि हम अमीर हैं इसलिए सिर्फ ब्रांडेड जूते पहनते हैं। संभल के सींग और अस्थि उत्पाद के लिए चेतावनी वाली ट्रिक है कि संभल कर चलो वरना सांड सिंग मार देगा। और पीलीभीत की बांसुरी के लिए स्रोत कहता है कि ये रंग, वस्तु और पौराणिक कथा यानी भगवान कृष्ण का एक अद्भुत संगम है। ये सभी ट्रिक्स दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बना देती हैं जो सीधे दिमाग में छप जाती हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस हिस्से में आई जहां भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। आप आगरा और कानपुर के चमड़ा उद्योग की बात कर रही हैं। बिल्कुल। ये भ्रम होना बहुत स्वाभाविक है। जब हम औद्योगिक समूहों की बात करते हैं तो आगरा और कानपुर दोनों ही उत्तर भारत में चमड़ा उद्योग के ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। जहां कच्चा माल, कारीगर और बाजार एक साथ होते हैं, वहां बाहरी व्यक्ति के लिए उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्रोत ने जो ट्रिक्स बताई हैं वो बहुत ही डार्क और नाटकीय है। जी। आगरा के लिए ट्रिक है कि चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई
आग से आगरा। हाँ, और कानपुर के लिए, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, कान पकड़कर चमड़े की बेल्ट से मारा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि गाजीपुर में फांसी की सजा और कानपुर में बेल्ट से मार, ये बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक छवियां हैं। मेरा सवाल ये है कि दो चमड़ा उत्पादक शहरों के बीच के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इतनी डार्क छवियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब कॉग्निटिव साइंस यानी संज्ञानात्मक विज्ञान में छुपा है। अच्छा। हमारा दिमाग समान दिखने वाले डेटा को आसानी से मिला देता है। अच्छा। ऐसे में दिमाग को दो अलग अलग स्पष्ट फोल्डर बनाने की जरूरत होती है। मनोविज्ञान के अनुसार दर्दनाक या अत्यधिक नाटकीय छवियों का रिटेंशन यानी उन्हें याद रखने की क्षमता सबसे मजबूत होती है। समझ रही हूँ। फैक्ट्री में आग एक बड़ी विनाशकारी छवि है और बेल्ट से मार एक बहुत ही व्यक्तिगत शारीरिक दर्द से जुड़ी याद है। ये दोनों छवियां इतनी मजबूत और एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि दिमाग का स्पेशल मेमोरी मैप आगरा और कानपुर को कभी एक साथ नहीं मिलाएगा। ये तो सच में दिमाग खराब कर देने वाला विश्लेषण है। वैसे स्रोत ये भी बहुत स्पष्ट करता है कि ओडियोपी योजना के तहत आगरा सिर्फ चमड़े के लिए ही नहीं बल्कि पत्थर और संगमरमर की बारीक नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण है जो ये साबित करता है कि एक शहर की पहचान कभी भी एक आयामी नहीं होती, उसमें कई परतें होती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, ये ओडियोपी योजना और इसके उत्पादों की सूची सिर्फ एक बोरिंग प्रशासनिक या सरकारी लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उत्तर प्रदेश की आत्मा, उसकी तहजीब और उसके स्थानीय व्यापार का एक जीता जागता नक्शा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि छात्रों द्वारा बनाई गई इन ट्रिक्स ने हमें ये सिखाया कि इंसानी दिमाग सूखी और रूखी जानकारी को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता। सही बात है। वो कहानियों, मजबूत भावनाओं, दर्द, हंसी और यहां तक कि एकदम बेतुकेपन को भी आसानी से अपना लेता है, बशर्ते वो जानकारी किसी अनुभव या ऐसी तस्वीर से जुड़ी हो जो सीधे दिमाग में छप जाए। बिल्कुल। और इसी सुनने वालों को भी अब ये सोचना चाहिए कि उनके अपने आसपास के शहर या जिले की पहचान क्या है, और अगर उस पहचान को हमेशा के लिए याद रखने के लिए उन्हें कोई ऐसी ही अजीबोगरीब ट्रिक बनानी हो तो वो क्या होगी? ये अपने खुद के इतिहास और भूगोल से जुड़ने का एक शानदार तरीका हो सकता है, बिना किसी शक के। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे पढ़ाई और सिलेबस को हम एक नीरस और बोझिल काम की तरह देखते हैं जी। लेकिन आज के इस पड़ताल ने साबित कर दिया कि हमारा दिमाग इतिहास और विज्ञान को अजीबोगरीब कहानियों, भावनाओं और बेतुकी उपमाओं के जरिए सबसे अच्छे से याद रखता है। तो सवाल ये है, अगर हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो कहानियों से सीखता है, तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, जो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को रटने और हर वक्त गंभीर बने रहने पर जोर देती है, पूरी तरह से गलत तरीके से काम कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमें अपनी किताबों को सूखी जानकारी की बजाय ऐसी ही मजेदार, बेतुकी और चौंकाने वाली कहानियों से नहीं भर देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।